हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है और आपको जम के मेहनत करने की आवश्यकता है। बाबू, समय कम होने के कारण आपको स्मार्ट स्टडी करना है और सिर्फ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्नों को, इंपॉर्टेंट नोट्स को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको पढ़ना है ताकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में वहां से क्वेश्चन पूछा जाए। तो बाबू, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो आपके फाइनल परीक्षा 2026 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें से बहुत सारा प्रश्न जो होगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो सभी बच्चे एकदम हो जाइए रेडी। इस वीडियो को क्या करिए, शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा दीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि आज का जो क्लास है उसमें ज्वाइन हो सके। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता लग गया होगा कि आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं कि पूरे बुक से 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे फिजिक्स का, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो सभी बच्चे इस सेशन को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं प्यारे बच्चों तो ये हमारा चैनल है, इसे क्या करिए फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद से बाबू जो बेल नोटिफिकेशन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास क्या हो, नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो सभी बच्चे एकदम रेडी रहिए, फटाफट से क्या करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल नोटिफिकेशन हो उसको ऑल पे कर लीजिए। और बाबू, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। ठीक है, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए और जल्दी से जल्दी क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, जल्दी से जल्दी क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और साथ में बाबू, अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से क्या करिए, जल्दी से जल्दी सभी प्यारे बच्चे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए अपने हाथों से। और साथ में अगर आप लोग ध्यान में रखना है कि अगर आप लोगों ने पीडीएफ नोट्स नहीं लिया है प्यारे बच्चों तो ले लीजिए, मात्र 399 में आपको मिल रहा है ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नोट्स गेस क्वेश्चन। तो बाबू, आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर से जाके परचेस कर लीजिए, नहीं तो इकलौता नंबर यही है मेरा 6299248935। आप इस पे हमसे संपर्क कर लीजिए। ठीक है, यही मेरा एक इकलौता नंबर है। तो बाबू चलिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन लगाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए और पहला नंबर क्वेश्चन रहा ये और इसका आप लोग आंसर लगाइए। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। बाबू सिंपल सी बात, क्या बोला गया है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, नहीं पूछा गया है और ये 2024 के एग्जाम में आया हुआ था। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। अब वो एक टेस्ला कितने के बराबर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यानी क्या होगा हमारा, जब टेस्ला इसका मात्रक होगा तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी क्या होगा, इसका मात्रक होगा। फिर बात आता है प्यारे बच्चों क्या, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चौथा ऑप्शन है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो इसमें से कौन सा जो है वो नहीं है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं बाबू। जैसे आपको पता होगा कि हमने आपको पढ़ा रखा है क्या कि बाबू F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है, Q भी B होता है। यानी यहां से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो B इक्वल टू क्या होगा, F बटे में क्या होगा, Q भी हो जाएगा। बाबू यहां पे ध्यान रखना है कि B है तो B इक्वल टू है तो इक्वल टू, बल को किस में मापते हैं, न्यूटन में मापते हैं। आवेश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी लिख सकते हैं, क्योंकि आवेश Q इक्वल टू क्या होता है, IT, तो हम IT लिख सकते हैं। B इक्वल टू क्या होता है बाबू, मीटर प्रति सेकंड होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड यानी T लिख देंगे। अब बाबू जो भी कटने वाला होगा उसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो अगर हम इसको काटेंगे तो क्या होगा, ये T से T हमारा खत्म हो गया, यानी B इक्वल टू क्या बचा, ऊपर में न्यूटन बटे में यहां पे क्या होगा, धारा। धारा को किसमें मापते हैं, एम्पियर। अब वो मीटर को मीटर लिख देंगे, यानी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर क्या हुआ, इसका मात्रक हुआ। यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर मात्रक हुआ, लेकिन न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं हुआ। तो जो हमारा आंसर नहीं होगा वो कौन सा होगा बच्चे, तो आप कहेगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं होगा। बाकी ये भी हमारा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, जो कि हमने आपको निकाल के दिखलाया। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। एक बार बताइए क्या आपने ये सही किया, फटाफट से बता दीजिए क्या आपने ये सही किया।
क्या आपने ये सही किया? बिल्कुल किया होगा 100%। ठीक है, तो चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपके सामने लगाते हैं फटाफट से। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। सबसे पहली बात कि आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है। और लग जाए आदर्श आमीटर का प्रतिरोध, तो आदर्श आमीटर का प्रतिरोध जो होगा बाबू शून्य हो जाएगा। तो आपको गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलना है, तो आप क्या करेंगे? तो गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ते हैं। तो क्या होता है? गैल्वेनोमीटर आमीटर में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो हमारा राइट आंसर होगा बच्चों क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। और बहुत सारे बच्चे जो हैं ए ऑप्शन लगा भी रहे हैं, बहुत अच्छा। आगे बढ़ जी कि एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या 2 गुनी तथा धारा आधी कर दी जाती है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। अब बहुत सारे बच्चे रटी रटाई विद्या याद करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा? आधा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। बाबू ऐसा नहीं करना है, और हम आपको इससे मना भी करते हैं कि आप कॉन्सेप्ट सीखिए कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो वो आप बना ले, है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है यहां पे कि एक वृत्ताकार धारावाही लूप है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक वृत्ताकार धारावाही लूप बनाएंगे। ये हमारा क्या है? एक वृत्ताकार धारावाही लूप है। अब इसकी त्रिज्या को क्या करना है बाबू? इसका जो त्रिज्या है इसको क्या करना है बाबू? 2 गुना करना है। और इसकी जो धारा है उसको क्या करना है? आधा कर देना है। तब आपसे पूछा गया है क्या कि चुंबकीय आघूर्ण M क्या होगा। तो एगो सबसे पहले वृत्ताकार धारावाही लूप है, यहां से क्या होगा? धारा प्रवाहित होगा, जाते जाते यहां पे क्या होगा? इधर धारा हमारा प्रवाहित होगा इस प्रकार से। तो बाबू यहां पे पूछा गया है क्या कि इसकी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगी। यानी एक वृत्ताकार धारावाही लूप की त्रिज्या 2 गुनी और धारा आधी कर दी जाती है, तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा बाबू? सबसे पहले चुंबकीय आघूर्ण M = क्या होता है? तो बाबू याद रखना है, फॉर्मूला होता है I × A होता है। यानी M = क्या हुआ प्यारे बच्चों? M = हमारा क्या हो गया? I है तो I, जो धारा प्रवाहित हो रहा है इसमें I, और ये क्या है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो बाबू πr² होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? πr²। यानी यहां से हमको बच्चों क्या मिल गया? तो यहां से हमको एक फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, यहां से हमको क्या मिल गया कि बाबू चुंबकीय आघूर्ण का एक फॉर्मूला मिल गया। क्या मिल गया बच्चों? चुंबकीय आघूर्ण का एक फॉर्मूला मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे कि अब इसमें एक सिचुएशन दिया गया है कि त्रिज्या 2 गुनी करनी है। यानी R को क्या लिखना है? R = क्या? 2 गुना यानी 2R कर देना है। धारा I को क्या करना है? आधा, यानी क्या हो जाएगा? I/2 हो जाएगा। तो बाबू यहां पे क्या लिखेंगे? ये हमारा M है तो M है, = है तो I के जगह पे क्या लिखेंगे? I/2, क्योंकि धारा को क्या करना है बच्चों? आधा कर देना है। ठीक है, त्रिज्या को क्या करना है? 2 गुना कर देना है। और त्रिज्या क्या है प्यारे बच्चों? 2π, यहां पे क्या हो जाएगा? R² हो जाएगा। ठीक है, यहां पे याद रखना है 2πr² हो जाएगा। तो बाबू यहां पे ध्यान में रखना है ना, 2πr² है ना। 2π यहां पे क्या हो जाएगा बाबू? यहां पे हम लिख देते हैं क्या? 2πr² है ना, चाहे यहां पे लिख देते हैं क्या? पाई है तो पाई, त्रिज्या को 2 गुना करना है तो 2r² यहां पे हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे? 2r² हम लोग यहां पे लिख देते हैं। ठीक है बाबू, यहां पे क्या बोला गया है? त्रिज्या को 2 गुना करना है। तो हम यहां पे r क्या है? त्रिज्या को हमने 2 गुना कर दिया। यानी हमारा क्या होगा? M = क्या होगा? I/2। ठीक है, I/2 है तो 2, इंटू है तो इंटू। बाबू 2 दूना क्या होगा? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, है ना। पाई, और यहां पे क्या होगा? R² हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे? इस 4 को 2 से काटेंगे। तो जैसे ही हम काटेंगे ना बच्चों, तो यहां पे क्या होगा? ये 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4। यानी हमारा क्या होगा बाबू? चुंबकीय आघूर्ण M = क्या होगा? तो यहां पे क्या होगा? I/r², और यहां से है 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2, और यहां पे क्या होगा? I/r² हो जाएगा। और बाबू एक बात बता दीजिए कि I/r² कितने के बराबर है? I/r² ये M के बराबर है। यानी जो हमारा ये नया चुंबकीय आघूर्ण निकला हुआ है M', ये बाबू किसके बराबर होगा? तो यहां पे 2 है तो 2, और I/r² का मान कितना है? M, यानी ये कितने के बराबर हो रहा है? तो 2 गुना हो रहा है। जो नया चुंबकीय आघूर्ण निकल रहा है प्यारे बच्चों, कितना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। तो कितने सारे बच्चों का 2 गुना आया हुआ है, और कितने सारे
बच्चों को समझ में आया हुआ है, एक बार आप लोग कंफर्म करिए, क्योंकि इसी टाइप से आपके एग्जामों में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं आगे कि समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है मेरे बच्चों? तो दिया हुआ है क्या, a 2a तथा यहां पे क्या दिया हुआ है, 6a है। तो इनके बीच चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात क्या होगा? तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, m1 अनुपाते क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण m2 अनुपाते चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, m3। अब ये बराबर दिया है किसके? तो बाबू यहां पे याद रखना है a, और बाबू क्या दिया हुआ है, 2a, है ना। उसके बाद से यहां पे अनुपाते क्या दिया हुआ है, 6 है ना। तो बाबू चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात क्या होगा, यानी m1 अनुपात m2 अनुपात m3 इक्वल टू क्या होगा, इसके आगे 1 है तो 1 देंगे, अनुपात है तो अनुपात, एक के आगे क्या है, 2 है तो 2 देंगे, अनुपात है तो अनुपात, इसके आगे क्या है, 6 है तो 6 देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने सारे बच्चों का 1 अनुपाते 2 अनुपाते 6 आया हुआ है, जो कि ये सब आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये फाइनल बोर्ड परीक्षा में बच्चों पूछा जा सकता है। आगे बढ़ जाइए अगला कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। बाबू क्वेश्चन पूछा जाएगा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व क्या होता है। तो हमने आपको इसको प्रूफ भी करवाया हुआ है थ्योरी में, तो यहां पे डायरेक्ट आप लोग आंसर दे दीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व क्या होता है। देखिए क्वेश्चन दोहराया गया है, तो बाबू चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व होता है बी स्क्वायर बटे में 2 म्यू नॉट होता है, जो कि कहां पे ऑप्शन है जे 2 बी स्क्वायर बटे में 2 म्यू नॉट होता है, यानी हमारा क्या होगा, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा है और सभी बच्चे बी ऑप्शन राइट आंसर कर भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए अगला कि पृथ्वी के पृष्ठ पर वेक्टर बी का मान होता है। प्यारे बच्चों पृथ्वी के पृष्ठ पर वेक्टर बी का मान कौन कौन सा बच्चा बताएगा, किस किस बच्चे को पता है कि पृथ्वी के, बाबू याद रखना है कि पृष्ठ पर वेक्टर बी का मान कितना होता है, तो 10 के पावर -5 टेस्ला होता है। 10 के पावर -5 टेस्ला होता है, क्योंकि देखिए 2.5 गुणे 10 के पावर क्या होता है, -5 टेस्ला से 6.5 गुणे 10 के पावर क्या होता है, -5 टेस्ला के बीच होता है। तो बाबू सब में क्या आ रहा है, 10 के पावर -5 टेस्ला, तो 10 के पावर -5 टेस्ला हम लोग क्या कर देंगे, राइट आंसर कर देंगे। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के पृष्ठ पर वेक्टर बी का मान कितना होता है, तो 2.5 गुणे 10 के पावर -5 से लेके 6.5 गुणे 10 के पावर -5 टेस्ला होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को लंबाई के समानांतर क्या एन टुकड़ों में, एन बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण होगा, जो कि 2024 के एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बताया हुआ है कि अगर एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को लंबाई के समान एन बराबर टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा क्या होगा, एम बटे में एन होगा। अगर 2 टुकड़े में तोड़ा जाएगा तो क्या होगा, एम बटे में 2 होगा। तो यहां पे एन बराबर टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है तो क्या होगा, एम बटे में एन। और ये बाबू याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछा जा सकता है, यानी हमारा जो ऑप्शन होगा बाबू ए ऑप्शन राइट आंसर। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं कि चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है, यानी जो अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होगी वो किस टाइप से होगी। ये भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, जो कि आपको ध्यान में रखना है, आपको याद रखना है। बच्चों क्वेश्चन है कि चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है, फटाफट से कमेंट करके बताइए कि अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है कैसी होती है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है स्थिर, यानी हमारा जो होगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आप लोग सही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पे क्या होगा। तो बाबू आपको पता है कि नमन कोण या नीति कोण का मान ध्रुव पे 90 डिग्री होता है, लेकिन इक्वेटर पे क्या होता है, विषुवत रेखा पे क्या होता है प्यारा बच्चों, यहां पे विषुवत रेखा पे नमन कोण का मान क्या होता है, आप क्या किएगा, विषुवत रेखा पे नमन कोण का मान हो जाता है 0। ठीक है, तो बाबू याद रखना है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव पे कितना होगा, ध्रुवों पे कितना होता है, उत्तरी ध्रुव पे हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और विषुवत रेखा पे क्या होगा 0। तो जाने की ओर क्या होगा, यानी आप नमन कोण का मान क्या कर रहे हैं, उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहां पे क्या होगा, घटेगा, घटते घटते क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा पे आते आते 0 हो जाता है। यह आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए
कि किसी m द्रव्यमान के भी वेग से, किसी m द्रव्यमान के भी वेग से गतिशील कण का तरंग दैर्ध्य होता है, जो कि 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और पूरे बुक का निचोड़ है, तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन है कि किसी m द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य होता है, तो बाबू गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h बटे में p होता है। तो ऑप्शन है, तो आप कहेगा गुरुजी ये तो ऑप्शन ही नहीं है, चले कोई बात नहीं है। अब बाबू p संवेग इक्वल टू क्या होता है, p इक्वल टू m भी होता है, तो यहां पे क्या करिएगा, लैम्डा है तो लैम्डा इक्वल टू है तो इक्वल टू h, इस p के जगह पे क्या रख दीजिएगा, m भी रख दीजिएगा, तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी लेमडा इक्वल टू h बटा में m भी कहीं पे है, कहीं भी दिखे आपको उसी को क्या करना है, राइट आंसर कर देना है। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला की टेस्ला इकाई होता है। बाबू टेस्ला से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि टेस्ला इकाई होता है किसका, तो अगर आपसे बोला जाए टेस्ला किसका इकाई होगा, विद्युत फ्लक्स का तो बाबू होगा नहीं, पहली बात। चुंबकीय फ्लक्स का होगा नहीं, क्योंकि इसका होता है वेबर, ठीक है। अगर बोला जाए चुंबकीय क्षेत्र का, तो हाँ चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होगा टेस्ला, और एक टेस्ला 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। विद्युत क्षेत्र का तो होगा नहीं टेस्ला, तो ये भी हमारा गलत आंसर, ऑप्शन क्या होगा, सी। आगे बढ़ जाइए कि m चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को दो, अब यहां पे उसमें n बराबर टुकड़ों में तोड़ा जा रहा था ना, अब इसमें क्या दो समान टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक नए टुकड़े का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा क्या होगा, तो हमने क्या कहा, प्रत्येक नए टुकड़ा का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, m बटे में 2 होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें का एक क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए कि ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, और आप ये देख सकते हैं बच्चों कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2010, 2017, 2021, 2022, लगातार ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, तो बाबू ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होगा, डायरेक्ट बता देते हैं, एम्पियर इंटू मीटर होता है। तो कितने सारे बच्चे बता रहे हैं, एम्पियर मीटर इसका मात्रक होता है ध्रुव प्रबलता का मात्रक, ठीक है। आगे बढ़ जाइए कि शैथिल्य प्रदर्शित करता है, यह भी 2024 में आया हुआ है कि शैथिल्य प्रदर्शित करता है। तो शैथिल्य क्या प्रदर्शित करता है, तो बाबू शैथिल्य प्रदर्शित करता है कौन सा, लौ चुंबकीय पदार्थ। कहीं पे है ऑप्शन, अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं करेगा, इनमें से कोई नहीं होगा। प्रति चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है 1 से कम और ऋणात्मक होती है, लेकिन लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता बहुत ज्यादा अधिक होती है 1 से, यानी हमारा जो शैथिल्य प्रदर्शित करेगा वो क्या करेगा, लौ चुंबकीय पदार्थ। अगला, निम्नलिखित में से गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए कौन सा सही है, कौन है जो गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही माना जाएगा। तो बाबू इसको भी हमने थ्योरी में करा रखा है, हमने बताया कि निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। तो गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए हमने बताया था C = NAB क्या होता है, गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही होता है। तो कितने सारे बच्चे जो हैं इसका राइट आंसर क्या दिए हुए हैं बाबू, ध्यान में रखना है कि बाबू यहां पे सी दिए हुए हैं। जल्दी बताइए कितने सारे बच्चे, सॉरी ए ऑप्शन, यहाँ पे कितने सारे जो बच्चे हैं इसका राइट ऑप्शन ए दिए हुए हैं, फटाफट से राइट आंसर बता दीजिए, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य, सारा का सारा थ्योरी में हमने प्रूफ किया हुआ है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी बोला गया है क्या, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेप में जो किया गया कार्य होता है ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य, प्रूफ करवाए थे ना, क्या हमने करवाया था, W = mv1 - cos थीटा करवाया था। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों, सी ऑप्शन हो जाएगा, और सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, 100% राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाइए अगला कि जब किसी कुंडली में धारा कितना 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित हो रहा है, तो 50 वोल्ट की औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या होगा, यानी यहां पे क्या बोला गया है, सबसे पहले कि बाबू यहां पे V = क्या होता है ना, V = यानी E विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला लिख दीजिए, E = क्या होता है -L, यहां पे d5 बटे क्या होता है प्यारे बच्चों, dt होता है, ये फॉर्मूला होता है। सिंपल सी बात है कि धारा में परिवर्तन कितना है, dt का मान कितना दिया हुआ है, 0. यहां पे क्या 1 सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। और बाबू यहां पे याद रखना है धारा का इसमें परिवर्तन कितना हो रहा है, यानी यहां पे क्या d5 का मतलब क्या, परिवर्तन कितना हो रहा है 5 से 2, यानी क्या होगा -3 एम्पियर का क्या हो रहा है
परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे और ई का वैल्यू कितना दे रखा है मेरे बच्चों, औसत वोल्टेज यहाँ पे दे रखा है 50 वोल्ट, यानी ई इक्वल टू कितना दे रखा है 50 वोल्ट दे रखा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो बाबू मान रखेंगे तो ई का वैल्यू कितना दिया है 50 वोल्ट दिया है, इक्वल टू है तो इक्वल टू इस एल का मान निकालना है। डी फाई का वैल्यू कितना है जी, तो ये -3 एम्पियर है, बटा है तो बटा, और डी टी का वैल्यू क्या है 0.1 सेकेंड है। बाबू सबसे पहला काम क्या करेंगे, सुनिएगा, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये माइनस से ये माइनस को हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो बाबू हमारा बचेगा क्या, इधर 50 इक्वल टू क्या बचेगा, एल गुड़े यहाँ पे 3 बटे में 0.1। बाबू हमारा दशमलव हटाना है यहां से, तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, 50 है तो 50 इक्वल टू है तो इक्वल टू, यहाँ पे क्या है एल है तो एल, इंटू है तो इंटू। अब बाबू यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए नीचे 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 10 से गुणा करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 30, 0.1 में 10 से गुणा होगा तो हो जाएगा 1। यानी बाबू यहाँ पे 1 लिखिए या ना लिखिए, यानी हमारा क्या हुआ 50 इक्वल टू एल गुणे क्या हो गया 30 हो गया। यानी हमको एल का वैल्यू पूछा गया तो एल इक्वल टू क्या है, बराबर को उधर 50 है, लेकिन ये गुणा कर रहा है आगे क्या करेगा, भाग करेगा। तो जब गुणा कर रहा है आके भाग करेगा तो बाबू कटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा 1 0 से 1 0 कटेगा, और ये कितनी बार में कटेगा, तो 1.67। और बाबू यहाँ पे एल का मान, प्रेरकत्व का मान पूछ रहा है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, हेनरी लगा देंगे, क्योंकि बाबू एल इक्वल टू हमारा कितना निकला 1.67, 1.67 यहाँ पे क्या निकला, हेनरी निकला। तो ये ऑप्शन आपके एग्जामों में पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछा जाता है। क्या ये ऑप्शन आपका आया हुआ है और ये क्या क्लास आपको समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी बताइए। कितना 1.67 हेनरी आया हुआ है, क्या ये आप बना लेंगे, क्या ये आप बना लेंगे बच्चों, एक बार बताइए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे आधारित है। तो डायनेमो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो बाबू डायनेमो का कार्य क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे डायनेमो कार्य करता है। 2024, 19, 18 बहुत इंपॉर्टेंट आज का क्लास है, इसमें से बहुत सारा डायरेक्ट क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखिएगा लड़ेगा। देखिए क्वेश्चन है कि डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे डायनेमो की क्रिया आधारित होती है मेरे बच्चों, यानी हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए कि प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है, यह भी 2024 में आया हुआ प्रश्न है। बाबू क्वेश्चन है हमारा कि प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा हम क्या उत्पन्न करते हैं, तो हाई वोल्टेज उत्पन्न करते हैं, हाई वोल्टेज। और हाई वोल्टेज कौन से ऑप्शन में है बाबू, बी ऑप्शन में है। यानी प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा हम उच्च वोल्टता उत्पन्न करते हैं, यानी हमारा क्या हो जाएगा, उच्च वोल्टेज हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और बी ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, सही करेंगे। आगे बढ़ जाइए कि पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण होता है। बाबू सबसे ज्यादा अपर्तनांक 4 ऑप्शन में किसका होता है, हीरे का। ठीक है, हीरे का अपर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है, आपको पता है। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि पारदर्शी माध्यम हीरे के लिए क्रांति कोण होता है, तो पारदर्शी माध्यम हीरे के लिए जो क्रांति कोण दिया जाता है ना 25 डिग्री या 24.14 डिग्री दिया जाता है, यानी हमारा जो होगा ऑप्शन डी ऑप्शन राइट आंसर। कभी भी पूछेगा कि पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण कितना होगा, तो बच्चों याद रखिएगा 24.14 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन अब न्यूमेरिकल आ गया कि 4 डायोप्टर क्षमता वाला लेंस का फोकस दूरी होगा। बाबू डायोप्टर यानी पी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4 डायोप्टर दिया हुआ है, तो इसकी फोकस दूरी पूछा गया है कि एफ इक्वल टू क्या होगा। तो बाबू आपको फॉर्मूला पता है, पी इक्वल टू क्या होता है, 1 में एफ डायोप्टर होता है, जब ये मीटर में होता है। तो बाबू यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि एफ का वैल्यू निकालना है, तो एफ इधर आएगा तो ये क्या आएगा, पी इधर चला जाएगा, यानी एफ इक्वल टू क्या होगा 1 में पी हो जाएगा। तो बाबू हम मान रखेंगे 1 है तो 1, अब पी का मान कितना है 4 है, तो बाबू जब हम कटाएंगे तो क्या होगा 0.25 यहां पे क्या होगा, मीटर में आएगा। और ये आप लोग मीटर में राइट आंसर दीजिएगा क्या, 0.25 मीटर। आप कहिएगा गुरुजी कि सेंटीमीटर में भी निकाल के दिखा दीजिए, तो सेंटीमीटर में ये 0.25 कभी नहीं आएगा, क्योंकि बाबू अगर एफ इक्वल टू अगर हम 100 बटे में क्या लिखे, पी लिखे, तो बाबू यहां पे क्या होगा 100 है तो 100, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 डायोप्टर दिया हुआ है, तो ये क्या होगा 25 सेंटीमीटर में आएगा। अब मीटर में कितना आएगा बाबू 0.25। तो बाबू देखिए 25 सेंटीमीटर का ही ऑप्शन है, 0.25 है, इसलिए ये गलत होगा। आंसर जो होगा हमारा ये वाला सही होगा। ठीक है, हो गया बाबू। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं अगला कि बाबू यहां पे 1 μ2 के बराबर होता है। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है
कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपर्तनांक पूछा गया है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहां पे क्या लिखा गया है 1 म्यू और यहां पे क्या लिखा गया है 2, यानी हम इसको लिखेंगे क्या, माध्यम 2 के सापेक्ष क्या, माध्यम 1 का अपर्तनांक। माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपर्तनांक हम लोग लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपर्तनांक, यानी हमारा जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए कि निर्वात में प्रकाश का वेग c है, कांच में प्रकाश का वेग इतना है, तो इसका मान क्या होगा। बाबू आप इसका आंसर लगाइए क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, निर्वात में प्रकाश का चाल कितना दिया हुआ है, c दिया हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि निर्वात में प्रकाश का चाल। तो बाबू सबसे पहले कि बाबू म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग है ना, निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग बटे में क्या होता है, माध्यम में प्रकाश का वेग होता है। बटे में क्या होगा बच्चों, बटे में होता है माध्यम में प्रकाश का वेग। क्या होगा, माध्यम में प्रकाश का वेग होगा, यानी ये फॉर्मूला होता है। तो प्यारे बच्चों एक बात बताइए, हमारा निर्वात में प्रकाश का वेग कितना दिया है, तो बाबू याद रखिएगा यहां पे लिखा गया है साफ साफ कि निर्वात में जो वेग दिया गया है कितना दिया गया है c, और ये जो कांच क्या है, माध्यम है, और माध्यम में कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, तो ये माध्यम में कितना दिया गया है, माध्यम में दिया गया है क्या, 3/2 दिया गया है। तो बाबू क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे रखेंगे, यानी म्यू इक्वल टू क्या होगा, निर्वात में प्रकाश का वेग c, फिर बड़का बटा, फिर माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, 3/2, यानी क्या होगा, c/1 इंटू क्या होगा, 2/3 हो जाएगा, यानी गुणा करेंगे तो 2c/में क्या होगा, 3 होगा। और 2c/3 किन किन बच्चों का आया हुआ है, एक बार बता दीजिए किन किन बच्चों को 2c/3 इसका राइट आंसर आया हुआ है, जल्दी जल्दी बताइए। तो 2c/3 हमारा क्या होगा बच्चों, राइट आंसर। आगे बढ़िए कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, ये हमने पढ़ा भी रखा है कि प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है, लेकिन सबसे बड़ा दूरी का मात्रक कौन है ना। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बाबू प्रकाश वर्ष भी क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है, और पारसिक भी क्या होता है बाबू, ये भी दूरी का मात्रक होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाइए कि समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, क्या बोला गया है, समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है। तो जो समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी होती है, इसकी जो शक्ति होती है मेरे बाबू, ये होता है 0। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला, जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा। बाबू सबसे पहले ये क्या है, किरण स्लैब है। स्लैब का मतलब क्या हो गया प्यारा बच्चों, यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि व्हेन रे ऑफ लाइट इंटर्स द स्लैब, यानी क्या होगा, जब ये किरण स्लैब में जाएगी तो क्या होगा, प्रकाश का चाल हर माध्यम में अलग अलग होता है ना, तो क्या होगा, इसका वेग बदलेगा, और वेग बदलेगा तो तरंगदैर्ध्य भी कम होगा। तो यहां पे क्या होगा, तरंगदैर्ध्य घटेगा, ध्यान में रखिएगा। अगला कि आसमान का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है। अब ये भी देखिए 2024 के एग्जाम में आया हुआ है कि आसमान का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है। तो आसमान का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या होता है, किसके कारण से होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान का जो रंग होता है वो नीला दिखलाई देता है। ये बच्चों आप लोग याद रखिएगा। अगला, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हमने प्रूफ किया था, याद रखिएगा, जब रे ऑप्टिक्स हम आपको पढ़ा रहे थे, है ना, हमने पढ़ाया था आपको बाबू कि सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है एम इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, एम इक्वल टू क्या होता है 1+d/, में क्या होता है, f होता है। ये बाबू हमने पढ़ाया था ना आपको 1+d/f। तो बाबू कहीं पे भी है आपको 1+d/f, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है m इक्वल टू क्या होता है 1+d/f। और ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, अब इसके लिए एक ट्रिक बताएंगे, आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में कि एक उत्तल लेंस है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है, एक उत्तल लेंस है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमने क्या किया, उत्तल लेंस बना लिया। यह एक क्या है बच्चों, उत्तल लेंस है। ठीक है, अब बाबू इसका अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 1.5 अपवर्तनांक दिया हुआ। उत्तल लेंस है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। अब ये पानी में डुबाया जाता है, ये क्या है बाबू, वाटर है। ठीक है, ये क्या है बच्चों,
वाटर है। पानी में क्या किया जाता है, डुबाया जाता है। इस लेंस को क्या किया जाता है बच्चों, पानी में डुबाया जाता है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा ना वैसे वैसे अगर आप सोल्व करते चलिएगा तो क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसे पानी में डुबाया जाता है, और पानी में डुबाया जाता है तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, यानी इसका अपवर्तनांक कितना है, तो 1 क्या है 3 है। तो बाबू आपको इसको निकालने की जरूरत नहीं है, निकालिएगा तो बहुत समय लगेगा। और हमने आपको निकाल के बतलाया भी था पिछली कक्षा में कि अगर इस प्रकार से रहे कि अगर एक उत्तल लेंस है उसका अपवर्तनांक और जिस माध्यम में रखा है उसका अपवर्तनांक अगर बराबर हो तो फोकस दूरी अनंत हो जाती है। हमने आपको यह बताया था कि अगर कोई उत्तल लेंस हो उसको ऐसे माध्यम में रखा जाता है जिसका माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो तो फोकस दूरियां अनंत हो जाती है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन यह है कि एक उत्तल लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाता है जिसका बाबू अपवर्तनांक क्या हो, लेंस के अपवर्तनांक से कम हो। तो अगर लेंस के अपवर्तनांक से इसका माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है तो जो लेंस होता है वो उसी की तरह व्यवहार करता है, यानी ये उत्तल लेंस है तो क्या करेगा, उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। क्यों, क्योंकि उसका माध्यम कम है, उसका माध्यम क्या है, कम है, लेंस से क्या है उसका माध्यम कम है। तो ये आप लोग क्लियर याद रखिएगा। अगला, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। बाबू एगो लेंस का फोकस दूरी देखिए सेंटीमीटर में दिया है। हमने आपको बाबू पहले भी बता रखा है कि अगर यहां पे बाबू P इक्वल टू क्या होता है 1/f डायोप्टर होता है, ये मीटर के लिए होता है अगर मीटर में दे तब। अब P इक्वल टू क्या होता है 100/f भी होता है, लेकिन अगर सेंटीमीटर के लिए दे तब। तो यहां पे सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी एक लेंस की फोकस दूरी F इक्वल टू क्या है 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तब आपको क्षमता पूछा जा रहा है कि P इक्वल टू वाट क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला पता है कि क्षमता P इक्वल टू क्या होगा, सेंटीमीटर के लिए पूछा जा रहा है तो 100/f, और f का वैल्यू कितना है बाबू 20 है। अब जब आप इसको कटाइएगा तो जब कटाइएगा तो ये कितना बार में कटेगा बच्चों, तो ये कटेगा 5 बार में, और 5 डायोप्टर हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी सारे बच्चे जो है 5 डायोप्टर मार रहे हैं तो बिल्कुल गर्दा उड़ा रहे हैं। बाबू आगे बढ़िए, ये देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लगभग 90% बच्चा गलती करेगा, हमको पता है। एक बार पहले आंसर दीजिए तब हम आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक उभयोत्तल लेंस है जिसका अपवर्तनांक क्या है 1.5 है, और इसके प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या क्या है 20 सेंटीमीटर है। याद रखिएगा ये हम रे ऑप्टिक्स में आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। सबसे पहले क्या है बाबू कि यह एक क्या है उभयोत्तल लेंस है, ठीक है। एक उभयोत्तल लेंस है तो इसको ऐसे माध्यम में रखा गया है प्यारे बच्चों, ध्यान में रखना है, इसको ऐसे माध्यम में रखा गया है प्यारे बच्चों जिसका अपवर्तनांक यानी लेंस का अपवर्तनांक क्या है, तो आप कहिएगा लेंस का गुरुजी अपवर्तनांक दिया हुआ है कितना, तो लेंस का अपवर्तनांक दिया हुआ है क्या उभयोत्तल लेंस का 1.5, और इसके प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या, पहला यहां पे वक्रता त्रिज्या ये है ना, ये हमारा वक्रता त्रिज्या R1 है, ये हमारा क्या है वक्रता त्रिज्या क्या है R2 है। तो वो प्रत्येक तल का 20 सेंटीमीटर है, तो ये राइट साइड में पड़ता है तो ये प्लस में 20 होगा, लेकिन इधर वाला क्या होगा माइनस में 20 होगा। तब पूछा गया है क्या कि लेंस की क्षमता P इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले बात कि दो पतले लेंसों के लिए हमने निकाला था फोकस दूरी की 1/f इक्वल टू क्या होता है μ-1 इंटू क्या होता है 1/R1 माइनस 1/ क्या होता है R2 होता है। यानी 1/f इक्वल टू क्या होगा, म्यू का मान कितना है 1.5 है, माइनस इसमें से एक घटा लीजिए, 1/R1 का वैल्यू है 20, R2 का वैल्यू क्या है -20, लेकिन माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 1/ क्या होगा 20 हो जाएगा। बाबू हम निकालेंगे क्या 1/f इक्वल टू क्या होगा, 1.5 गो में से 1 हो गया 0.5 बचा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, बट्टा का क्या लगेंगे लघुत्तम निकालेंगे तो बाबू 20 हो गया, और एक क्या हो गया 2 हो गया, यानी क्या हो गया प्यारे बच्चों 20/2 हमारा यहां पे आ गया। अब बाबू हम क्या करेंगे, ध्यान में रखना है, अब हम क्या करेंगे सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा। अब हम यहां पे क्या करेंगे, हम देखिए यहां पे क्या करेंगे 1/f है तो हम क्या लिखेंगे 1/f लिखेंगे, इक्वल टू है तो इक्वल टू। अब देखिए 2 में अगर 0.5 से गुणा करिएगा ना तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, बटा है तो बटा। अब बाबू 20 है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 20 लिख देंगे, हम लोग क्या लिखेंगे 20 लिख देंगे। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे फोकस दूरी दे रहा है, हमसे क्या पूछा गया है क्षमता पूछा गया है यानी P, तो इसमें तो P कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो हमने आपको अभी बताया था कि P इक्वल टू क्या होता है 1/f डायोप्टर होता है, यानी 1/f इक्वल टू क्या है P, तो 1/f की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं, यानी P इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों 1/में क्या होगा 20। जब हम इसको कटाएंगे तो क्या होगा 0 यहां पे क्या होगा 0 है ना 0.0 और यहां पे क्या होगा 5 हो जाएगा,
है ना, क्योंकि देखिए दशमलव देंगे तो एगो जीरो आएगा, ठीक है, दशमलव देंगे तो एगो जीरो आएगा, फिर भी नहीं हो रहा तो फिर एगो यहाँ पे जीरो देंगे तो क्यों यहाँ पे, और ये 5 बार में कटेगा, यानी 0.05 डायोप्टर आएगा, जो कि ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो हमारा क्या होगा, एक ऑप्शन है इसमें से नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें का लिख के ले लीजिए आप कि एक क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में, या तो फोकस दूरी पूछेगा या तो आपसे क्षमता पूछेगा। आगे बढ़ जाइए अगला, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। देखिए प्रकाश जो है ना, हर माध्यम में अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल से चलता है, यानी प्रकाश का चाल अगर निर्वात या एयर में निकालिएगा तो क्या होगा, 3 गुणे 10 के पावर 6, यानी क्या होगा 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर प्रकाश किस में जाएगा, वाटर में जाएगा प्यारे बच्चों, तो 2.5 लाख 2.5 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड के चाल से चलेगा। यहीं अगर ग्लास में जाएगा प्रकाश तो कहां कितना चलेगा, 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलेगा। यानी निर्वात या वायु की बात करें तो तेज है बाबू, अगर बात करें वाटर में, पानी में और कम है, और उससे भी कम किसमें है, ग्लास में। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कौन सी राशि नहीं बदलती है बाबू, इसका वेग बदलेगा, तो वेग बदलेगा तो तरंग दैर्ध्य भी बदलेगा, चाल भी बदलेगा, यानी आयाम भी बदल सकता है, लेकिन जो परिवर्तित नहीं होता है वो क्या है, आवृत्ति, है ना। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जो राशि चेंज नहीं होता है वो कौन सा राशि है बाबू, आवृत्ति चेंज नहीं होता है। आगे, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, तो प्रकाश का वेग किसमें सबसे ज्यादा तेज होता है, हमने कहा वायु निर्वात में उतना ही होता है। जैसे वायु में कितना होता है, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। पानी की बात करें तो 2.5 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। सीसा की बात करें, ग्लास में सबसे कम होता है, 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में कितना होता है, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बाबू वायु और निर्वात का सेम है, फिर भी हम लोग किसका लेते हैं, तो बाबू ध्यान में रखना है इस बात को, फिर भी हम लेते हैं तो निर्वात का लेते हैं, क्योंकि निर्वात में क्या है, कुछ भी नहीं है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तन गुणांक का मान होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में, तो बाबू पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है कि प्रकाश की किरणें जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, फिर आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो किरणें क्या होती है, क्रांति कोण, अपवर्तन कोण का मान क्रांति कोण हो जाता है। फिर क्रांति कोण से भी हम लोग क्या करते हैं, आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो किरणें उसी माध्यम में लौट आती है, और इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई माध्यम है, नीचे वाला हम माध्यम मानेंगे सघन, ऊपर वाला विरल माध्यम। देखिए प्रकाश की किरणें क्या हो गई प्यारे बच्चों, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, ठीक है, तो क्या होता है, जिस पे पड़ता है उस पे क्या खींचा जाता है, अभिलंब खींचा जाता है, ठीक है। तो ये किरणें क्या हो जाती है कि अभिलंब से दूर हटती है, ये किरणें इस प्रकार से चली गई, सीधी जानी चाहिए, लेकिन ये किरणें किधर गई, अभिलंब से दूर हो गई। फिर हम लोग क्या करते हैं, आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, तो किरणें क्या होती है प्यारे बच्चों, आपतन कोण का जब मान बढ़ाते हैं तो जब उसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए, यानी ये अपवर्तन कोण क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो गया बच्चों, 90 डिग्री हो गया। तो बाबू देखिए ये अपवर्तन कोण क्या हो गया, 90 डिग्री, तो ये तो हमारा आपतन कोण है। अब ये 90 डिग्री हो गया तो ये क्या होगा, क्रांति कोण हो जाएगा, आईसी। अब क्या करेंगे, क्रांति कोण से भी ज्यादा क्या करेंगे, आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे। क्रांति कोण से भी ज्यादा क्या करेंगे बच्चों, आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, ठीक है। आपतन कोण का मान क्या करेंगे, क्रांति कोण से और आगे बढ़ाएंगे, तो किरणें क्या होगी, इसी माध्यम में फिर पुनः लौट आएंगी, और इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो इसी क्रिया को हम लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। जिस माध्यम से गया और उसी माध्यम में लौट आया तो इसी को हम लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। उसमें परिवर्तन गुणांक का मान कितना होगा बच्चों, 1 होगा। तो 1 आप लोग राइट आंसर करिएगा। आगे बढ़ जाइए, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस है। अब ये संपर्क में रखा गया है तो इसका क्षमता डायोप्टर में निकालिए। सिंपल सी बात, हमने बताया है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो देखिए 40 सेंटीमीटर वाला क्या है, उत्तल लेंस है, यानी बाबू पहला फोकस दूरी कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर दिया है,
ठीक है। और 20 सेंटीमीटर वाला क्या है, अवतल लेंस है, यानी दूसरा जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर वाला है, ठीक है। लेकिन ये अवतल लेंस है तो क्या होगा, फोकस दूरी इसका ऋणात्मक में होगा, तब इसका क्षमता पूछा गया है। तो सबसे पहला कार्य क्या करते हैं, हम फोकस दूरी को आपस में जोड़ते हैं। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2। अब मान रखेंगे 1/f इक्वल टू क्या होगा, 1/40 माइनस क्या होगा, 1/20 हो जाएगा। यानी अगर हम संयोजन का फोकस दूरी निकाले तो 1/f इक्वल टू क्या होगा, 40, 20 का लघुत्तम क्या होगा बच्चों, 40, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, 2, 1 और -2 यानी क्या होगा बाबू, -1, यानी f इक्वल टू क्या होगा, -40 सेंटीमीटर संयोजन की फोकस दूरी निकल गई। अब इसका हम क्या करेंगे, क्षमता निकालेंगे। तो क्षमता P इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, यहां पे क्या होता है, 100 बटे में क्या होता है, f होता है। यानी क्षमता P इक्वल टू क्या है, ऊपर में 100 है तो 100 और f का मान कितना है, -40 है। घटाइएगा तो क्या होगा, 0, यहां पे क्या होगा, यहां पे -2.5 डायोप्टर क्या होगा, इसका क्षमता निकलेगा। तो -2.5 डायोप्टर कहीं पे है, बिल्कुल है बाबू, और ये बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाइए कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है 2019, 20 और 2022 में क्वेश्चन, यही सब तो क्वेश्चन आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है ना, अनुप्रस्थ तरंग है, याद रखिएगा। अगला कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंगों के बीच का कालांतर कितना होता है। अगर ये क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंगों के बीच का कालांतर कितना होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंगों के बीच का जो कालांतर होता है प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है, ये कालांतर हो जाएगा 0। आगे बढ़िए अगला कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। तो बाबू हमने क्या कहा कि ट्रांसफार्मर एगो एसी करंट पे काम करने वाला है डिवाइस, ओनली ये अल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है। ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है कि बाबू ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में क्या करता है, परिवर्तित करता है, जिसको हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एगो क्या होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक क्या होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना है। यानी ट्रांसफार्मर क्या है, एगो एसी को डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में रेक्टिफायर बदलता है। यहां पे डीसी को एसी में बदलता है, गलत आंसर है। डीसी पे ये कार्य नहीं करता है, तो एसी वोल्टता को क्या करता है, घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है। डी ऑप्शन सही आंसर। चलिए मेरे बच्चों अगला कि प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान और इसके शिखर मान का अनुपात क्या होगा। प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान को हम लोग किससे सूचित करते हैं बच्चों, तो यहां पे आपको पता है प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, IRMS है ना। IRMS इक्वल टू क्या होता है, I0 बटे में क्या हो गया, √2 हो गया। प्रतिवर्ती धारा का क्या हो गया, मूल मध्य वर्ग मान और शिखर मान, शिखर मान को हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ I0 लिखते हैं। ये क्या है, शिखर है ना। शिखर मान को हम लोग क्या लिखते हैं, I0 लिखते हैं। तो बाबू क्या प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान का अनुपात पूछा गया है बच्चों। तो हम लोग सबसे पहले प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है, I0 बटे में √2 होता है, बटे क्या शिखर मान हमारा क्या होता है, I0। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो बाबू भाग में है तो गुणा बदलेंगे, I0 बटे में √2 इंटू क्या होगा, 1 बटे में क्या होगा, I0 हो जाएगा। अब बच्चों जो भी कटने वाली चीजें होती है उसको क्या किया जाता है, कटा दिया जाता है। ये I0 से I0 कट गया, बचा 1 बटे में क्या, √2 और 1 बटे में √2 क्या होगा, इसका अनुपात होगा। तो 1 बटे में √2 जिस भी बच्चों का आया होगा तो 1 बटे में देखिए √2 जो है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ जाइए कि एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है बाबू, एक होता है एलआर परिपथ का प्रतिबाधा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंपीडेंस, जिसे जेड से सूचित करते हैं। जेड इक्वल टू क्या होता है, √R² प्लस यहां पे क्या होता है, ω² इंटू L² होता है। ये हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रतिबाधा होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि शक्ति गुणांक क्या होगा, तो शक्ति गुणांक होता है R बटे में √R² प्लस ω² इंटू L²। और ये क्या होगा बाबू, यहाँ पे शक्ति गुणांक होगा, द पावर फैक्टर ऑफ एलआर सर्किट। और सारा का सारा सर्किट हमने पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप देख लीजिएगा। अगला कि ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा रूपांतरण को क्या कहा जाता है। जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर बाबू क्या करता है, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो अगर ये क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण जो करता है, कौन करता है, तो जो ताम्र क्षय होता है ये करता है, ठीक है।
और ट्रांसफार्मर की क्रूड को परतदार क्यों बनाया जाता है? ताकि उससे जो भंवर धारा से होने वाली हानि है उससे बचा जा सके। आगे बढ़िए कि एक चौक कुंडली का स्व प्रेरकत्व क्या है? 5 हेनरी है। इसकी बहती धारा क्या है? बहती धारा दिया हुआ है, यानी dF/dt का मान 2 एम्पियर सेकेंड है, दिया हुआ है कि दर से बढ़ रहा है। तो चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो प्यारे बच्चों सबसे पहले कि चौक कुंडली का स्व प्रेरकत्व तो 5 हेनरी है, यानी एल इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5 हेनरी दिया हुआ है। ठीक है, इससे बहती धारा का मतलब क्या हो गया? d5 में क्या? dt। ये कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, 2 एम्पियर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बाबू चौक कुंडली में विद्युत वाहक बल का मान पूछा गया है, यानी E इक्वल टू क्या होगा? तो बाबू हमने आपको फॉर्मूला ही बता दिया है। E इक्वल टू क्या होता है? -L d5 में क्या होता है? dt होता है। तो यहां पे बना लीजिए इक्वल टू, अब -L का वैल्यू कितना है? माइनस पहले से 5 है, ठीक है, और d5/dt का वैल्यू कितना है बाबू? तो 2 एम्पियर दिया हुआ है, यानी E इक्वल टू क्या होगा? -10। यहां पे क्या होगा? वोल्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी सारे बच्चे हैं सब बच्चे कहिए कि -10 वोल्ट होगा सर। तो -10 वोल्ट हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा संधारित्र द्वारा अवरोधक है? यानी संधारित्रों में अवरोधक का कार्य कौन करता है बच्चों? संधारित्रों में अवरोधक का कार्य कौन करता है? जो डीसी है ना, डीसी, ये डीसी क्या करता है? संधारित्रों में अवरोधक का काम करता है, जिसे डायरेक्ट करंट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो डीसी हमारा राइट आंसर। अगला, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा कौन सी है? यानी विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग कौन सी धारा का प्रयोग करते हैं? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में याद रखना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी हम लोग दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। अगर विद्युत लेपन की बात करें कि विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा कौन सी है? दिष्ट धारा है। आगे बढ़िए कि एक बिंदु आवेश को एक दूसरे बिंदु आवेश के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पे घुमाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, यानी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर की बात बोल दिया गया है। तो भीतर क्षेत्र क्या होगा? आप कहिएगा 0 हो जाएगा गुरुजी, राइट आंसर हो गया। आगे बढ़िए, अगला कि लोहा लौ चुंबक है। बाबू हमने आपको क्या पढ़ाया था? क्यूरी तापक्रम हमने पढ़ाया था ना कि बाबू क्यूरी तापक्रम होता है, और क्यूरी तापक्रम के ऊपर अगर किसी भी पदार्थ को आप गर्म करेंगे तो वो लौ चुंबकीय क्या होने लगता है? अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित होने लगता है। यानी लोहा के लिए क्यूरी तापक्रम कितना होता है? 770 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर आप किसी लोहे को 770 डिग्री सेल्सियस क्या करेंगे बाबू? लौ चुंबकीय पदार्थ को अगर आप 770 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करेंगे तो वो क्या होगा? अनुचुंबकीय पदार्थ में बदलते रहेगा। तो इसको लौ चुंबकीय रहने के लिए 770 डिग्री से नीचे तापक्रम पे होना चाहिए। तो देखिए 770 डिग्री के नीचे तापक्रम पे होना चाहिए, यानी क्या होगा? डी ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है बच्चों? कितना इजी क्वेश्चन है। तो पृथ्वी की त्रिज्या हमने बताया 6.4 × 10⁻6 मीटर पृथ्वी की त्रिज्या होती है, जो कि बहुत अच्छा है और सभी बच्चों ने एकदम गर्दा आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और एक बार बाबू आप लोग भागिए मत, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 100 क्वेश्चन है, अभी 47 हुआ है, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। चैनल को बाबू फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिए और शेयर करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए कि किसी घिरे सतह पर कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का होता है। बाबू हमने आपको गॉस का नियम पढ़ाया था, इसको प्रूफ किया था, गॉस का अनुप्रयोग हमने पढ़ाया था। गॉस का नियम क्या कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद सतह से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1 क्या होता है? ε0 गुना होता है। यानी क्या होगा? 1 में क्या होगा? ε0 गुना होगा, जिसे गॉस का नियम भी हम लोग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कितने डिग्री के कोण पे काटती है? दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कितने डिग्री की कोण पे काटती है? तो बाबू दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे ये मान लीजिए कि धन आवेश है और ये हमारा मान लीजिए कि ऋण आवेश है, तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ जाती है, आपको पता है। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से किधर को जाती है? ऋण आवेश को जाती है, ये आपको पता है। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ जाती है ना प्यारे बच्चों, तो क्या ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद करेंगे? तो आप कहिएगा नहीं, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। मान लेते हैं प्यारे बच्चों की दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को बाबू काट दे,
मान लेते हैं कि दो बाहुत छेद रेखाएं एक दूसरे को किसी कोण पे काट दी, तो बाबू जिस बिंदु पे काटेगी उस बिंदु पे क्या दो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, जो दो दिशाओं को क्या करेगा बाबू, एक ही समय में दो दिशा को डिनोट करेगा। तो क्या आप एक ही समय में आगे और पीछे देख सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, तो आप लोग याद रखना है कि ये काटेगी ही नहीं एक दूसरे को। चलिए आगे बढ़ जाइए कि एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले हैं ए और बी, तो बाबू दो गोला बना रहे हैं। एक ही पदार्थ के धातु का कितना गोला है बच्चों? तो एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले हैं और दोनों का आपको नाम लिखना है। पहला गोला है हमारा ए और दूसरा गोला है हमारा बी, है ना। एक पर प्लस क्यू आवेश दिया जा रहा है, इस पे क्या दिया जा रहा है, प्लस क्यू आवेश मान लेते हैं, और एक पे क्या माइनस क्यू आवेश दिया जा रहा है। तो क्या होगा बाबू, बी का जिस पे माइनस आवेश आता है उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी क्या होगा, जो गोला बी है इस पे माइनस आवेश दिया जा रहा है तो बी का द्रव्यमान क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। आगे बढ़िए कि पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं। बाबू हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर 5 पढ़ाया था, चुंबकत्व एवं द्रव्य, ठीक है। हमने पढ़ाया था कि ये मान लेते हैं कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बाबू याद रखना है कि भौगोलिक अक्ष, ठीक है, ये हमारा क्या है, भौगोलिक अक्ष है। पृथ्वी का क्या है, ये भौगोलिक अक्ष है, ठीक है। और ये मान लेते हैं क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष है। ये मान लेते हैं कि ये चुंबकीय अक्ष है, ठीक है। ये मान लेते हैं प्यारे बच्चों क्या है, ये चुंबकीय अक्ष है। तो पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच के कोण को हम लोग अल्फा कोण कहते हैं। अल्फा कोण का मतलब क्या हुआ, दिक्पात कोण। और इस दिक्पात कोण का लगभग ये कोण कितने के बराबर होता है, तो 11.4 डिग्री के, 11 दशमलव बाबू कितना याद रखना है, 11.4 डिग्री के बराबर होता है, जिसे हम लोग चुंबकीय दिक्पात कोण के नाम से जानते हैं। यानी लगभग इसमें क्या होगा, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण 11 डिग्री का होगा, जिसे बच्चों आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए कि एम्पियर का परिपथ नियम किसके अनुरूप है, थोड़ा सा तेजी से करते हैं ताकि बहुत समय हो गया, 1 घंटा हो गया। एम्पियर का परिपथ नियम किसके अनुरूप है, तो बाबू एम्पियर का परिपथ नियम गॉस के प्रमेय के अनुरूप है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अब देखिए, एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q = N, यानी आवेश का क्वांटमीकरण है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मान इतना दिया हुआ है, तो N का मान क्या होगा बाबू, आपको पता है ना Q = क्या होता है, Q = + NE होता है। यानी प्लस माइनस आप लिख सकते हैं N। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिख सकते हैं बाबू, 0 1 2 3 ये लिख सकते हैं। यानी क्या होगा, बी ऑप्शन। जैसे अगर हम आपको बताना चाहें कि ये हम मान लेते हैं कि 2 गो वस्तु है, ठीक है, इस पे भी कौ गो है, 3 गो धन आवेश है, 4 गो धन आवेश है, और 4 गो मान लेते हैं क्या है, ऋण आवेश है। इस पे भी हम लोग मान लेते हैं उदासीन है, यानी 4 गो धन आवेश है और 4 गो ऋण आवेश है। दोनों उदासीन वस्तु को जब हम लोग क्या करेंगे बाबू, आपस में रगड़ेंगे, ठीक है। जब आपस में जब रगड़ेंगे तो मान लेते हैं कि इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी और क्या करेगा, इसमें आ जाएगा। तो इसमें ऑलरेडी पहले से 4 गो धन आवेश है और 4 गो क्या है, ऋण आवेश है, और 3 गो ऋण आवेश क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इस पे क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। तो इस पे क्या बचेगा, ओनली 4 गो धन आवेश और 1 गो इलेक्ट्रॉन बचेगा। यानी क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 1 गो जा रहा है बाबू, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 गो जा रहा है, तो एक पे क्या हो रहा है, एक पे ये जो ए है, मान लेते हैं कि ये जो वस्तु बी है और ये ए है, तो बी पे क्या हो रहा है बाबू, ध्यान रखना है, धनात्मक की अधिकता हो रही है, लेकिन ए पे क्या हो रहा है, ऋणात्मक की अधिकता हो रही है। अगर 2 गो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ध्यान में रखना है, अगर 2 गो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो क्या, 2 गो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लेकिन एगो पे धनात्मक की अधिकता हो रही है, एगो पे ऋणात्मक की अधिकता हो रही है। इसीलिए बाबू प्लस माइनस इसको लिखा जाता है, जो कि हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आगे, यदि एक शीशे की छड़ यानी एगो उच्च पारा वैद्युत माध्यम का माध्यम है, उसके हवा के संधारित्रों के बीच रखा जाता है, तो इसकी धारिता क्या होगी। बाबू हमने क्या पढ़ाया था कि संधारित्रों के प्लेटों के बीच अगर कोई भी पारावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो धारिता एक्चुअल में बढ़ती है। क्यों, क्योंकि बाबू हमने C = क्या पढ़ाया है, K F∠0 A बटे में क्या होगा D, यानी C समानुपाती होगा K कोई पारावैद्युत माध्यम के। यानी कोई भी प्लेटों के बीच कोई भी पारावैद्युत पदार्थ डालिएगा ना, तो उसकी धारिता बाबू क्या होगी, बढ़ जाएगी। बी ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला, लाइमन श्रेणी के प्रथम रेखा का तरंगदैर्ध्य कितना होता है, तो बाबू जो लाइमन श्रेणियां होती है इसके प्रथम रेखा का तरंगदैर्ध्य होता है 1.2 × 10⁻⁷ मीटर, जिसे आप लोग याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा।
चलिए बच्चों आगे की हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत से व्याख्या नहीं किया जा सकता है, तो हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत हम आपको पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत का व्याख्या किससे नहीं किया जाएगा, प्रकाश के पोलराइजेशन से नहीं किया जाता है, ध्रुवण से नहीं किया जाता है, ठीक है, द पोलराइजेशन ऑफ लाइट से नहीं होगा। अगला कि किसी सूक्ष्म वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूरी पर r दूरी पर वैद्युत विभव समानुपाती होगा। सुनिएगा यहां पे क्या बोला गया है, सारा का सारा पढ़ा दिया गया है। ये मान लेते हैं क्या है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, मान लेते हैं बच्चों ये क्या है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है ये, कोई वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव पे क्या होता है, एक पे माइनस चार्ज होता है तो एक पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, इसकी बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है, ठीक है। अब इससे r दूरी पर है ना, इससे r दूरी पे यहाँ पे कोई बिंदु P है, तो इस पे वैद्युत विभव V इक्वल टू हमने क्या निकाला था, k है ना, यहाँ पे k p cos थीटा है ना, बटे में क्या होता है आर स्क्वायर, केपी cos थीटा बटे में आर स्क्वायर, यानी अगर बात किया जाए तो भी क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा 1 बटा में आर स्क्वायर के, तो भी क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, विभव व्युत्क्रमानुपाती होगा 1 बटे में आर स्क्वायर के। आगे बढ़िए कि तरंगार्ग सभी बिंदुओं का बिंदु पथ होता है जहां पे माध्यम के कण समान कला में कंपन करते हैं, तो यहां पे क्या लिखिएगा, समान कला में कंपन करते हैं, और कला हमारा राइट आंसर। विभव परिवर्तक की इकाई क्या होती है, तो वो विभव प्रवणता हमने आपको पढ़ाया है। अगर हम आपसे बोले कि विभव प्रवणता क्या है, विभव प्रवणता है ना, विभव प्रवणता किसे कहते हैं बाबू, तो दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन के दर को, है ना, यानी याद रखना है क्या होगा, दूरी के सापेक्ष, ध्यान में रखिएगा। अरे चलता ही नहीं है हमारा डिजिटल बोर्ड, इतना खराब है, देख रहा है चल ही नहीं रहा, इसलिए राइटिंग भी इस पे कभी नहीं होता है, देखिए इसलिए बहुत गुस्सा आता है ना। दूरी के सापेक्ष, x क्या है, दूरी, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। विभवांतर को किसमें मापते हैं, वोल्ट में, अब बटे क्या है दूरी, दूरी को मीटर में, यानी वोल्ट प्रति मीटर। आगे चित्र दर्शाता है कि आवेश Q और Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा पर आवेश का बाहरी चिन्ह क्या होगा। अरे बाबू ये दोनों सजातीय आवेश होंगे तभी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, नहीं तो ये क्या होते हैं, आकर्षित करते। ये क्या है, सजातीय है, ये क्या है, सजातीय आवेश तभी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक होता तो सजातीय विजातीय होता, जो कि क्या करता, आकर्षित करता। गलत आंसर, ए और बी दोनों गलत आंसर। ऊपर ऋणात्मक और नीचे धनात्मक, गलत, दोनों एक्चुअल में ऋण होगा तभी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है। आगे बढ़िए अगला कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर एक उत्तल लेंस की क्षमता P इक्वल टू कितना दे रखा है बाबू, 2 डायोप्टर दे रखा है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, F इक्वल टू वाट होगा। तो बाबू यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता है, P इक्वल टू क्या होता है, 1 बटा में F डायोप्टर, लेकिन सारा ऑप्शन सेंटीमीटर में है तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर में 100 बटे में क्या लिखेंगे, F डायोप्टर। तो हमसे फोकस दूरी पूछा गया है तो F इक्वल टू क्या होगा, 100 बटे में क्या होगा, P। अब मान रख दीजिए 100 है तो 100, P का वैल्यू कितना है, 2, कटाइएगा तो कितना होगा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगा, यानी 50 सेंटीमीटर क्या होगा, इसका फोकस दूरी होगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। और इससे ऐसे क्वेश्चन 2025 में आए हुए हैं और आपके भी एग्जाम में आएंगे, विश्वास बना के रखिए। आगे बढ़िए कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, कहां पे बनता है, 2025 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या बना दिया, ये उत्तल दर्पण बना दिए, ठीक है, सिंपल सा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये क्या है, उत्तल दर्पण है। सबसे पहले क्या है बच्चों, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, अंदर की तरफ कलई किया रहता है, हम क्या कर देते हैं, अंदर की तरफ कलई भी कर देते हैं। ये क्या है, उत्तल दर्पण है। अब इससे होके हम लोग क्या खींचेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष को हम लोग क्या करेंगे, खींचेंगे। इससे होके हम क्या करेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष को खींचेंगे। बाबू मान लेते हैं कि ये क्या है, ये उत्तल दर्पण का ध्रुव है और ये जो उत्तल दर्पण होता है गोलीय दर्पण का ही भाग होता है। तो मान लेते हैं कि इसका वक्रता केंद्र क्या है, यहाँ पे C है। मान लेते हैं बाबू कि यहाँ पे कोई वस्तु है, मान लेते हैं बच्चों की यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु है, तो वस्तु से क्या होगा, प्रकाश की किरणें जाएंगी। वस्तु से क्या होगा, प्रकाश की किरणें जाएंगी और वस्तु से जब प्रकाश की किरणें जाएंगी तो बाबू क्या होगा, टकरा के क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये इस दिशा में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। क्या होगा, ये इस दिशा में क्या होगा प्यारे बच्चों, परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू कि डॉटेड लाइन से इधर क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं।
तो क्या होता है बाबू, ध्यान रखना है कि ये कहीं मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। जब इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे बाबू तो ये क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। यहाँ पे जो बिंदु होता है वो क्या होता है, मुख्य फोकस होता है, ठीक है। फिर एक प्रकाश की किरणों को कहां से गुजारेंगे, क्योंकि बाबू आपको पता है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होगी। तो इसको जब हम वक्रता केंद्र से होकर गुजारते हैं तो क्या होती है, प्रकाश की किरणें उसी दिशा में क्या हो जाती है, निकल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। जब ये प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होके जाएगी, निकल जाएगी, तो यहां देखिए एक बिंदु कट रहा है और इसी पे क्या होगा, हमारा प्रतिबिंब आई और आई डैश हमारा प्रतिबिंब इस बिंदु पे प्राप्त हो रहा है। तो बाबू हमारा जो प्रतिबिंब बना कहां पे, ध्रुव और फोकस के बीच बनाना। बाबू प्रतिबिंब कहां बना है कि दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बना, कहीं पे देखिए, तो देखिए ध्रुव और फोकस के बीच बना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे कोई समझाएगा नहीं, समझाएगा, आपको डायरेक्ट बता दिया जाएगा ये होगा, लेकिन हम आपको पूरा फिगर के साथ समझा रहे हैं, है ना, ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है, एक बार बताइए, समझ में आ रहा तो यस एक बार लिख दीजिए। आगे बढ़िए कि एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपर्तनांक के बराबर होता है, तब इसकी फोकस दूरी क्या होगी। हमने क्या कहा कि अगर लेंस का अपर्तनांक और उस माध्यम का अपर्तनांक इक्वल हो तो फोकस दूरी क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, अनंत हो जाती है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अनंत होगी, लेकिन इसको हम प्रूफ करके एक बार और दिखा रहे हैं बाबू। तो पतले लेंस के लिए क्या होगा, फॉर्मूला 1/में एफ इक्वल टू क्या होता है बाबू, होता है म्यू -1 इंटू क्या होता है 1/में R1 -1 में क्या होता है, R2 होता है बाबू। 1/f जो कि दोनों का माध्यम क्या है, समान है ना, अपर्तनांक लेंस के अपर्तनांक के बराबर है, यानी उत्तल लेंस का भी अपर्तनांक मान लेते हैं 1 है और माध्यम का भी 1 है, तो कटाइएगा तो क्या होगा, 1 होगा। यानी यहां पे अपर्तनांक म्यू इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस म्यू की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 1 लिखेंगे। 1 में से 1 गया 0, यहां पे क्या हो गया 1/में R1 माइनस 1/में R2। अब एक बात बताइए, 1/में f है तो 1/में f, 1 में से 1 गया क्या हो गया 0, और 0 में किसी भी चीज से गुणा करिएगा क्या होगा 0। यानी यहां पे जब आप लोग फोकस दूरी निकालेंगे तो f इक्वल टू क्या होगा 1/0। चूंकि आपने पढ़ा होगा 11th से में चाहे 10th में कि 1/में अगर 0 रहे तो इसका मान क्या होता है, अनंत, यानी फोकस दूरी इसका क्या निकल गया, अनंत निकल गया। तो यहां पे क्या होता है, अनंत होता है। तो ये हम आपको समझा भी दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, लेकिन याद रखिएगा कि एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है कि बाबू द्रव का अपर्तनांक और उत्तल लेंस का अपर्तनांक अगर इक्वल हो तो मतलब फोकस दूरी क्या होंगी, अनंत हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, अगला कि सीजीएम का कार्यफलन होता है। अरे बच्चों सीजीएम का कार्यफलन होता है 2.14, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 2 डायोप्टर क्षमता का लेंस का चश्मा पहन रहा है, तो वो कौन से दोष से ग्रसित होगा। 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है, कितना इजी है कि एक व्यक्ति 2 डायोप्टर क्षमता का लेंस का प्रयोग कर रहा है, यानी ये जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, P माने क्षमता 2 डायोप्टर का बाबू क्या प्लस 2 डायोप्टर क्षमता का लेंस बन रहा है। तो बाबू सबसे पहले इसका फोकस दूरी निकाल लेंगे, तो F इक्वल टू क्या होता है 1/में P होता है। सबसे पहले सेंटीमीटर में होगा तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, सेंटीमीटर में लिखेंगे, यानी क्या होगा ऊपर में 100 है तो 100 और यहां पे क्या होगा P का मान कितना है 2, यानी क्या निकलेगा 50 सेंटीमीटर निकलेगा। यानी ये किसमें आ रहा है, धनात्मक में आ रहा है, किसमें, धनात्मक में। और उत्तल लेंस का ही क्या होता है, धनात्मक में फोकस दूरी होता है। किसका होगा बच्चों, उत्तल लेंस का ही क्या होगा, धनात्मक होगा। अब उत्तल लेंस का धनात्मक होगा तो उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, तो दूरदृष्टि दोष के निवारण में करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को घुमाया गया है कितना अच्छी तरीके से। आगे बढ़िए, अगला कि प्रतिवर्ती धारा का तत्कालिक मान होता है, तो प्रतिवर्ती धारा का तत्कालिक मान कितना होता है, I इक्वल टू क्या होता है I नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी होता है, जहां पे I तत्कालिक मान, I नॉट क्या होता है बाबू, ध्यान में रखना है, शिखर मान होता है। अगला क्वेश्चन है कि कैथोड किरण के गुण निकटतम होते हैं, तो कैथोड किरण के गुण बाबू याद रखना है बीटा किरण के गुणों के निकटतम होते हैं। अगला 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का खोखला गोला है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला है। अब बाबू इसको इस प्रकार आवेशित किया गया है कि पृष्ठ पर 10 वोल्ट का आवेश है तो केंद्र पे, तो जब पृष्ठ पे 10 वोल्ट होगा तो केंद्र पे भी 10 वोल्ट ही होगा। आगे बढ़ जाइए कि तरंगों के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब इनका क्या हो, कलांतर नियत हो। कलांतर क्या होना चाहिए, कलांतर नियत होना चाहिए। आगे बढ़िए कि टॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो टॉमसन विधि द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, तो बाबू ध्यान रखना है आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात टॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है।
आगे बढ़िए कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो बाबू हमने बताया कि जो बैगनी रंग है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होगा, लेकिन बाबू तरंग दैर्ध्य का मान कम होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा? लाल का। अगला, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती है? जो कंट्रोलर रोड होते हैं वो किसका बना होता है? जो नाभिकीय रिएक्टर होता है इसमें जो नियंत्रक छड़ें होती है वो बनी होती है कैडमियम की। किसकी बनी होती है बच्चों? कैडमियम की बनी होती है। ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे बढ़िए कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो बाबू जब गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण से ही अवतल दर्पण उत्तर दर्पण बनता है, तो जब गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी बाबू फोकस दूरी क्या होगी? समान ही रहेगी, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अपवर्तित रहेगा। अगला कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होता है? हमने कहा कि सबसे ज्यादा अधिक तरंगदैर्ध्य लाल का होता है, तभी इसका खतरे के संकेत में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए ये लाल रंग है ना, तो हम आपके कैमरा पे मारेंगे तो आपके कैमरा पे, आपके फोन पे, हम कहीं और है, लेकिन यहां से मार देंगे ना तो आपके फोन में लाल लाल दिखेगा। इसका कारण क्या है? लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है। यही बैगनी रंग से ऐसे मारते ना तो ये नहीं पहुंचता। चलिए आगे बढ़िए कि मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो मृग मरीचिका का कारण क्या होता है बाबू? तो मृग मरीचिका का कारण होता है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, आगे बढ़िए कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? बच्चों समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो जाती है अनंत, याद रखिएगा। अगला कि क्रांति कोण का सघन माध्यम में वह मान आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होगा। क्रांति कोण आप लोगों ने पढ़ा है ना? क्रांति कोण क्या होता है? क्रांति कोण किसे कहते हैं? कि जब हम लोग जब प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जाते हैं तो क्या होता है? अभिलंब से दूर हटता है। तो हम लोग जब आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता है। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना हो जाए? 90 डिग्री का हो जाए, उसी को हम लोग क्रांति कोण कहेंगे। तो अपवर्तन कोण कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला, विभवांतर की शुद्ध माप के लिए आप किसे पसंद करेंगे? तो विभवांतर के शुद्ध माप के लिए हम लोग किसको पसंद करते हैं? तो सबसे कम वोल्ट वाला विभव मापी। इसमें से सबसे कम कौन है? 50 ओम प्रतिरोध वाला विभव मापी। ए ऑप्शन राइट आंसर। हीलियम परमाणु का सही संरचना क्या है? तो हीलियम में दूगो होता है ना? हीलियम का दूगो होता है, तो दूगो प्रोटॉन, दूगो न्यूट्रॉन और दूगो इलेक्ट्रॉन होगा। तो यानी क्या होगा? हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे की एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है बाबू? हमने अभी बताया, यह दोहरा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला, बीईआर का अर्थ क्या होता है? तो बीट एरर रेशियो, बीट एरर रेशियो कहीं पे है जी? बीट एरर रेशियो यानी बीट त्रुटि अनुपात, बीट एरर रेशियो यानी बीट त्रुटि अनुपात होगा। अगला, जब समानांतर पट्टिका और वायु संधारित्र के पट्टिकों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तब इसकी धारिता क्या होगा? तो बाबू याद रखना है, समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या होता है? के एप्सिलॉन नॉट ए बटे में क्या होता है? डी। अब बाबू दूरी यानी सी क्या हो रहा है? व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है दूरी के। तो अगर हम यहां पे दूरी को बढ़ाएंगे बच्चों तो धारिता क्या होगा? घट जाएगा। तो बाबू दूरी को बढ़ाया जा रहा है तो धारिता क्या होगी? घट जाएगी ना, तो घट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, प्रतिबाधा का मात्रक ओम। आगे बढ़िए कि एक प्रतिवर्ती धारा का शिखर वोल्टता कितना है? 440 वोल्ट है। तो आभासी वोल्ट क्या होगा बाबू? शिखर वोल्टेज कितना दिया हुआ है? आई इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 440। शिखर वोल्ट आई नॉट इक्वल टू 440 वोल्ट। तो आभासी, आभासी का मतलब क्या? आई आर एम एस। आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है? आई नोट बटे में क्या होता है? √2। बाबू आई नोट का वैल्यू कितना दिया है? 440 वोल्ट, अब बटे में क्या? यहां पे √2। फिर क्या करेंगे? ऊपर भी √2 से गुणा करेंगे, नीचे भी √2 से गुणा करेंगे। तो ऊपर क्या होगा? 440 √2, अब बटे में √2, √2 से गुणा करिएगा तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो क्या होगा? 220 बार में कटेगा तो 220 √2 हमारा क्या होगा? आभासी वोल्ट हो जाएगा। 220 √2 हमारा वोल्ट जो होगा आभासी होगा। चलिए आगे बढ़िए कि एक प्रतिवर्ती धारा का समीकरण आई इक्वल टू क्या दिया हुआ है बच्चों? 60 साइन, है ना? क्या दिया हुआ है? 60 साइन पाई टी दिया हुआ है। बाबू आपको प्रतिवर्ती धारा का तत्कालिक मान हमने पढ़ा है, आई इक्वल टू क्या होता है? आई नोट साइन ओमेगा टी। क्या होता है बच्चों? आई नोट क्या होता है? साइन ओमेगा टी होता है। यानी बाबू आई नोट का वैल्यू कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। साइन है तो साइन, ओमेगा का वैल्यू कितना दे रखा है बाबू? 100 पाई टी दे रखा है।
यहाँ पे कितना दे रखा है 100 पाई, है ना, टी है तो टी, यानी यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू कितना दे रखा है 100 पाई दे रखा है। तो बाबू हमसे पूछा गया वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति बताइए। तो बाबू सबसे पहली बात कि बाबू वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, IRMS होता है। IRMS इक्वल टू क्या होता है, I0 बटे में √2 होता है। तो I0 कितना है 60 बटे में √2 है तो √2, ऊपर में भी √2 से गुणा, बटे में नीचे भी √2 से गुणा, तो ये हमारा 60 √2 बटे में क्या हो गया 2। अब ये 2 से 2 कटेगा, यानी हमारा IRMS कितना निकला बाबू, तो IRMS इक्वल टू निकला 30 रूट हमारा निकला, 30 रूट एम्पियर हमारा IRMS निकला। अब इसकी आवृत्ति पूछी गई है, तो बच्चों इसकी हमको क्या निकालना है, आवृत्ति निकालना है। तो आवृत्ति कैसे निकालेंगे, सुनिएगा सभी बच्चे, आवृत्ति कैसे निकालेंगे बच्चों। आवृत्ति के लिए क्या है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 100 पाई दिया हुआ है। तो बाबू ओमेगा इक्वल टू, चूंकि यहां पे लिखिएगा ओमेगा इक्वल टू हमने क्या बताया था 2 पाई एफ बताया था, इस ओमेगा की जगह पे क्या लिखेंगे 2 पाई एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे 100 पाई लिखेंगे। तो एफ इक्वल टू क्या होगा 100 पाई बटे में क्या होगा 2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, ये कटेगा तो क्या होगा 50 बार में, तो यानी क्या होगा बाबू 30 √2 हमारा क्या हो गया एम्पियर, और जो हमारा आवृत्ति 50 हर्ट्ज, तो 30 √2 और हमारा आवृत्ति 50 हर्ट्ज निकला, राइट आंसर। अगला, एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का मध्यमान कितना होता है, हमने बताया था कि एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का मध्यमान होता है 0। आगे बढ़िए कि पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का मध्यमान, ये तो हो गया ना। ट्रांसफार्मर के करोड़ को परतदार रखा जाता है किसको रोकने के लिए, तो ट्रांसफार्मर के करोड़ को परतदार बनाया जाता है ताकि उसमें जो भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, एडी करंट उत्पन्न होता है, उसको बचाने के लिए। यानी इसमें बाबू याद रखना है भंवर धारा से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की हानि से बचाने के लिए। आगे बढ़ जाइए कि प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, h न्यू होता है, याद रखिएगा। अगला, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु कितनी होगी, तो बाबू कितना होता है 0.6931 बटे में लेमडा, ये होता है। तो प्यारे बच्चों हमने 90 क्वेश्चन को आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया, और साथ साथ में बताए हुए क्वेश्चन, हर क्वेश्चन से हम 1-2 क्वेश्चन बनाते हैं, तो बहुत सारा क्वेश्चन हो गया इससे। तो सभी बच्चे क्या करिए ना, प्लीज वीडियो को क्या करिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, जितने भी सारे बच्चे हैं सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करिए, और साथ में चैनल को भी आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब करिए। और आप लोग बताइएगा कि आपका 90 में से कितना सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक, और आज का जो क्लास है वो कैसा लगा, ये दोनों चीज आपको बताना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि बहुत सारा बच्चा इस वीडियो को देख सके, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।